छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में अपठित पद्यांश के बारे में जानकारी लेंगे। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो। अर्थात अपठित पद्यांश वह पद्यांश होता है जिसको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा नहीं है। अपठित पद्यांश पाठ्यपुस्तक से संबंधित नहीं होते हैं और इसीलिए छात्रों माने बच्चों ने उसे पढ़ा नहीं होता है, उसे अपठित पद्यांश कहते हैं। अपठित पद्यांश छात्रों में भाव ग्रहण यानी अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इससे छात्रों की लेखन कला का विकास होता है, क्योंकि पद्यांश समझकर उन्हें अपने शब्दों में उत्तर लिखने होते हैं। अपठित पद्यांश की वजह से बच्चों में अर्थ ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और इससे उनकी लेखन कला का विकास हो जाता है, क्योंकि अपठित पद्यांश जो है उनके प्रश्न उत्तर उन्हें पद्यांश को अर्थ समझकर यानी पद्यांश का अर्थ समझकर ही उनके प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। उत्तर लिखते समय यह कोशिश भी होनी चाहिए कि उत्तर में पद्यांश की पंक्ति को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में लिखा जाए। जब पद्यांश के प्रश्न उत्तर लिखते हैं तब यह प्रयास होना चाहिए कि जो प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं वह पद्यांश की पंक्तियों को जैसा का तैसा लिखना नहीं होता है, बल्कि सही अर्थ समझकर ही प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने होते हैं। अपठित पद्यांश के उद्देश्य कौन कौन से हैं यह देख लेते हैं। छात्रों की भाषा की समझ का पता लगाना, अर्थात यह जानना कि छात्र उस पद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। देखिए, यहाँ पहला उद्देश्य है छात्रों की भाषा अपठित पद्यांश के द्वारा समझना कि उनकी अपठित पद्यांश में जो भाषा है वह बच्चों को समझ में आती है या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का पता चल जाता है। अभिव्यक्ति यानी मन के भाव प्रकट होना। अपठित पद्यांश से बच्चों को यह पता चलता है कि बच्चे अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं या नहीं। अपठित पद्यांश का हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम पद्यांश के प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो यह बातें ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे पहली बात है, पद्यांश को 2-3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करने का प्रयत्न करें। जो दिया हुआ पद्यांश है उसे 2-3 बार पढ़ना है और अर्थ भाव यानी कि अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्नों को पढ़कर पद्यांश में उत्तर की पंक्तियों को अधोरेखित करें। पद्यांश पढ़कर होने के बाद प्रश्न पढ़ना है और प्रश्न पढ़कर जो पद्यांश में उत्तर है उस उत्तर की पंक्तियों को अधोरेखित करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। तीसरी बात है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाव यानी अर्थ को ध्यान में रखें। प्रश्न जिस तरह से पूछा है प्रश्नों का अर्थ उत्तर लिखते समय हमें वही सही उत्तर लिखना है अर्थ के साथ, मतलब अर्थ समझकर ही प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं। चौथी बात है, उत्तर लिखते समय सरल तथा स्पष्ट और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। जब भी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो सरल भाषा होनी चाहिए। उत्तर की जो भाषा लिखते हैं हम वह सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उत्तर छोटे छोटे वाक्यों में होने चाहिए। पांचवी बात है, शीर्षक लिखते समय कोशिश करें कि वह छोटा और पद्यांश के मूल अर्थ से संबंधित हो। पद्यांश का शीर्षक जब हम लिखते हैं तब पद्यांश का अर्थ के संबंधित वह शीर्षक लिखना है।
अभी यहाँ प्रश्न है, दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी अपठित काव्यांश या फिर हम उसे अपठित पद्यांश कहते हैं, वह उनके प्रश्नों के उत्तर दो तरीके से लिखते हैं। जैसे पहला तरीका होता है विकल्प लिखकर, जैसे आप एमसीक्यू कह सकते हैं उसे। प्रश्नों के पर्याय में यानी विकल्प में आपको उत्तर दिए जाते हैं और सही पर्याय लिखकर आपको पूछा गया प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। और दूसरा तरीका होता है जो कि हम प्रश्न दिए होते हैं, उस प्रश्नों के उत्तर पद्यांश में ढूंढकर सही अर्थ के साथ एक वाक्य में जो पूछा है वैसे आपको एक वाक्य में सही अर्थ के साथ प्रश्नों के उत्तर लिखना होता है। यह होता है दूसरा तरीका। तो अब हम यहाँ अपठित पद्यांश दिया है वो देख लेते हैं। मैं पूरी कविता पहले अच्छे से पढ़ लेती हूँ, ध्यान से देखिए। पर्वत पर है गाँव हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा। ऊंचे ऊंचे शिखर तने हैं, नीचे तरुवर घने खड़े घने हैं। और नदी की चंचल धारा, पर्वत पर है गाँव हमारा। झरझर झरझर झरने झरते, सुंदर हिरन कुलांचे भरते। दल के दल है बादल चलते, जैसे चलता हो बंजारा। पर्वत पर है गाँव हमारा। उमड़ घुमड़ कर बादल आते, दौड़ दौड़ घर में घुस जाते। जैसे कोई नटखट बालक, उधम करता लगता प्यारा। पर्वत पर है गाँव हमारा। तो यह हमारा यह पद्यांश है। इस पद्यांश पर पूछे गए प्रश्न लिखेंगे, लेकिन यह पद्यांश पहले समझना है। तो कविता देखकर ही पता चल रहा है कि गांव के बारे में इस कविता में वर्णन किया है। देखिए, पर्वत पर है गांव हमारा। यह गांव कहाँ है? तो पर्वत पर गांव बसा हुआ है। और कितना सुंदर, इतना अच्छा से गांव है कि आसपास ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। मतलब शिखरों के बीच ये गांव बसा हुआ है। और शिखर के ऊंचे ऊंचे शिखर तो है, लेकिन साथ साथ नीचे तरुवर, तरु यानी कि वृक्ष, पेड़, और पेड़ से घना हुआ यह गांव हमारा है। और नदी की चंचल धारा, और नदी भी चंचल यानी कि अस्थिर। हमें नदी का पानी जो है, बहता हुआ पानी बहुत ही शांत, ऐसे लग रहा है शांति से पानी बह रहा है, कोई आवाज़ नहीं होती है। लेकिन यह नदी है जो बहती रहती है, चंचल अस्थिर होती है, बिना रुके नदी बहती रहती है। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि नदी की चंचल धारा यानी कि अस्थिर धारा नदी की बहती रहती है। यह गाँव का बहुत ही अच्छा से वर्णन किया है। ऊंचे ऊंचे शिखर है, तरोवर यानी कि वृक्षों से घना है यह गांव, और साथ ही नदी की चंचल धारा बहती है। और ऐसे पर्वत पर है गांव हमारा। और यह गांव जो बसा हुआ है वह पर्वत पर बसा हुआ है। झरझर झरझर झरने झरते, यह झरने झरने की आवाज़ जो है वह झरझर के रूप, जैसे पानी की बूंदें टप टप बारिश की बूंदें गिरती है ना, टप टप आवाज़ आती है, वैसे झरने की झरझर आवाज़। झरझर करते झरना जो है वो झर रहा है यानी कि बह रहा है। सुंदर की हिरन कुलांचे भरते, और उसी प्राकृतिक रचना का अच्छा से वर्णन करते हुए कवि ने बताया कि वहाँ सुंदर हिरन जो है कुलांचे भरते हैं, यानी कि उधम मचाते हैं, वहाँ यहाँ से दौड़ते हैं खुशियों से कुलाचे। जैसे हम जंप करते ना बहुत खुशी होने के बावजूद, वैसे ये सुंदर सुंदर हिरन कुलांचे भरने लगे हैं खुशियों से। दल के दल है बादल चलते, और आकाश में दल यानी कि समूह, जैसे समूह के साथ यह बादल चलने लगते हैं, आकाश में चल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, जैसे चलता हो बंजारा। और ये जो बंजारे जो लोग हैं वह अपने काफिले यानी कि समूह के साथ इस गांव से दूसरे गांव तक जाते हैं, सफर करते हैं। वैसे ही इन बंजारों जैसे ये आकाश में जो बादल है वह दल यानी समूह के साथ चल रहे ऐसे प्रतीत हो रहा है। पर्वत पर है गांव हमारा, और ऐसा गांव, यह गांव जो है हमारा पर्वत पर बसा हुआ है। उमड़ घुमड़ कर बादल आते, यहाँ पर बादल के लिए यह विशेषण है, उमड़ घुमड़ कर।
बादल किस तरह से आते हैं, तो उमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं और दौड़ दौड़ घर में घुस जाते हैं जैसे कोई नटखट बालक। जैसे नटखट यानी कि शरारती, जैसे शरारती बच्चा एक जगह पर बैठता ही नहीं, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, भागम दौड़ी उसकी चलती रहती है। इसीलिए उसी तरह से ये जो बादल है वह दौड़ दौड़ कर घुस, जैसे दौड़ दौड़ कर बालक नटखट शरारती जैसे उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं। उधम करता लगता प्यारा, और यह जो शरारती बच्चा है वो मस्ती करते हुए भी बहुत प्यारा लगता है। छोटे बच्चे जो मस्ती करते हैं उनकी मस्ती देखकर ही बहुत ही मन भाता है, अच्छा लगता है उनकी मस्ती या फिर उनकी मासूमियत देखकर। वैसे ही से नटखट बालक की तरह यहाँ उदाहरण दिया है बादलों के लिए। मतलब जिस तरह से उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, दौड़ दौड़ कर घर में घुस जाते हैं, जैसे कोई नटखट बालक शरारती बालक जैसे यहाँ से वहाँ किसी के घर में उधम मचाता है, मस्ती करता है, वैसे यह बादल है उमड़ घुमड़ कर जो आते हैं। पर्वत पर है गाँव हमारा, और यह जो गाँव है हमारा पर्वत पर बसा हुआ है। इस कविता में अपने गांव के बारे में, मतलब गांव के बारे में यहाँ विषय अच्छे से वर्णन किया है कि गांव की प्राकृतिक रचना किस तरह से है। वैसे हमें पता भी है गांव का वातावरण जो है, माहौल है, वह शहरों से बहुत ही अलग और निराला ही होता है, जो कि आनंददायक और खुशीदायक होता है गांव का माहौल। तो अभी हम इस अपठित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखने हैं वह जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न जो दिए हैं उनके उत्तर हमें पद्यांश को समझकर लिखने हैं, जो कि मैंने बताया था। इसी पद्यांश के उत्तर हम विकल्प के द्वारा भी लिख सकते हैं, यानी पर्याय जो आपको 3 या 4 उत्तर दिए होते हैं उसमें से एक सही उत्तर होता है, उस उत्तर के द्वारा भी हम यानी कि विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं। तो हम यहाँ पर अर्थपूर्ण एक वाक्य में जो उत्तर लिखने हैं उस तरीके के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पूछा है हमारा गांव कहाँ पर है, तो उत्तर है हमारा गांव पर्वत पर है। देखिए उसका उत्तर यहाँ इस पंक्ति में, देखिए पहले ही पंक्ति में उत्तर है पर्वत पर है गांव हमारा। लेकिन जब हम पठित पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर हल करते हैं तो मैंने बताया था कि कौन सी बात याद रखनी है, तो जैसे है वैसे पंक्ति को उठाना नहीं है, अर्थपूर्ण वाक्य ही लिखना है। जैसे प्रश्न पूछा है हमारा गांव कहाँ है, तो उत्तर आएगा हमारा गांव पर्वत पर है। अभी दूसरा प्रश्न देखिए, कौन कुलांचे भरते हैं। देखिए यहाँ कौन कुलांचे भरते प्रश्न है, तो उसका उत्तर है सुंदर हिरन कुलांचे भरते हैं। उत्तर देखिए दूसरी पंक्ति में प्रश्न दूसरे का उत्तर है सुंदर हिरन कुलांचे भरते हैं। कौन पूछा है तो उसकी जगह हमें नाम लिखना है सुंदर हिरन, क्योंकि हिरन ही यहाँ कुलांचे भरते हुए दिख रहा है, इसलिए उत्तर आएगा सुंदर हिरन कुलांचे भरते हैं। तीसरा प्रश्न है बादलों के समूह चलते हुए कैसे लगते हैं। प्रश्न फिर से दोहराती हूँ मैं, बादलों के समूह चलते हुए कैसे लगते हैं। उत्तर है बादलों के समूह चलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे बंजारों का दल जा रहा है। उसका अर्थ ये देखिए यहाँ पर पंक्तियों में दिया है झरझर झरझर झरने झरते सुंदर हिरन कुलांचे भरते दल के दल बादल चलते जैसे चलता हो बंजारा। तो यहाँ पर बादल दल के दल यानी समूह के साथ चलते हैं, और किस तरह से, तो जैसे बंजारे समूह के साथ यहाँ से वहाँ, इस गांव से उस गांव में जाते हैं। तो वह हमें बताया था कि जैसे है वैसे पंक्तियाँ नहीं उठानी है। तो हम लोग जो प्रश्न पूछा है बादलों के समूह चलते हुए कैसे लगते, तो बादलों के समूह चलते हुए ऐसे लगते जैसे बंजारों का दल चलता जा रहा है। यहाँ पर देखिए जैसे चलता है बंजारा, मतलब जैसे बंजारे लोग चलते हैं वैसे बादलों के समूह चलते हुए दिखाई देते हैं।
यहाँ पर प्रश्न चौथा है, बादलों की तुलना कवि ने किससे की है? बादलों की तुलना कवि ने उधम करते हुए नटखट बालक से की है। इसका उत्तर देखिए यहाँ पर, उमड़ गुमड़ कर बादल आते, दौड़ दौड़ कर घर में घुस जाते, जैसे कोई नटखट बालक। तो यहाँ पंक्तियों में देखिए, तीसरी पंक्तियों में नटखट बालक है ना। तो यहाँ पर ये अर्थ समझकर हमें उत्तर लिखना है। जैसे बादलों की जो तुलना है वो कवि ने उधम करते हुए नटखट बालक से की है। ऐसे पंक्तियों से हमें अर्थ समझकर ही उत्तर लिखना होता है। पांचवा प्रश्न है, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक है हमारा गाँव। जैसे कविता से संबंधित, कविता का जो अर्थ है उससे संबंधित ही हमें छोटा शीर्षक देना है, ना कि पूरे सेंटेंस में यानी वाक्य में शीर्षक लिखना नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर वैसे ही हमारे गांव यानी कि गांव किस तरह का होता है, गांव का वातावरण, गांव का माहौल, यह कविता में गांव के बारे में ही जानकारी दी है। इसलिए यहाँ पर उपयुक्त शीर्षक आएगा। इस कविता का उपयुक्त शीर्षक है हमारा गाँव। बच्चों, जो मैंने आप इस कालांश में आपको अपठित पद्यांश पूछे गए प्रश्नों के उत्तर किस तरह से हल करना है, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यह सब के बारे में जानकारी दी। मुझे आशा है कि आपको यह इस कालांश में जो सिखाया हुआ अपठित पद्यांश है आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।